गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए स्वागत है आपका वर्कशीट नंबर 41 में। और आज की इस वर्कशीट में हम कार्बन एवं उसके यौगिक को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस वर्कशीट के अंदर हम पढ़ेंगे समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उससे पहले थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं जी कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। अब तक हमने पढ़ा है कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। ये श्रृंखला शाखित भी हो सकती हैं। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रक्रियात्मक समूह में से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अब उपरोक्त प्रक्रियात्मक समूह क्या है वो आपको याद आ रहे होंगे कि हमने जब पढ़े थे क्लोरो ब्रोमो एल्कोहल ओ यानी कि OH के बारे में, CHO एल्डिहाइड के बारे में, C डबल बॉन्ड O कीटोन के बारे में, और हमने पढ़ा था COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। ये सभी प्रक्रियात्मक समूह होते हैं जो कार्बन यौगिकों के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उनकी जगह पर लग सकते हैं। अब बात करते हैं हम आगे कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिकों के गुणधर्मों को तय करती है। देखिए, जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह OH द्वारा अलग अलग हो रखे हैं। देखो, इनमें सिर्फ हमारे पास दो चीज़ें बढ़ रही हैं, एक तो कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। इन सब के पीछे OH जो लगा हुआ है वो सब में समान रूप से एक बार ही लगा हुआ है। तो ऐसे इनके जो रासायनिक गुणधर्मों को अत्यधिक समानता हो जाती है। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। सम का मतलब होता है वैसे समान, जातीय का मतलब आप समझते ही हैं। तो एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जैसे ही प्रक्रियात्मक समूह लगे होते हैं उन सबको हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो OH सिर्फ यहाँ पर बदला है, बाकी इसके बाद में यहाँ पर OH यहाँ पर सिर्फ बदलता है। इसके अलावा C और H2 यानी कि दो हाइड्रोजन और एक कार्बन यहाँ पर बदलते हैं। देखिए, पहले में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन एक है, लेकिन दूसरे वाले में, उससे आगे वाले में दो कार्बन है। तो कितने कार्बन चेंज हुए? एक। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, अगले में 5 है, तो कितने हाइड्रोजन चेंज हुए? 2। तो जितने भी ये श्रेणी बनती है उन सब के अंदर एक CH2 का अंतर है। बाकी के जो प्रक्रियात्मक समूह हैं वो सेम लगे हुए हैं। इस प्रकार की श्रेणी अगर आपको कहीं भी दिखाई दी जाती है उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्र को देखें, जैसे CH4, C2H6, इनमें भी एक CH2 इकाई का ही अंतर है। C2H6, CH3, C3H8 में भी एक CH2 इकाई का ही अंतर है। तो इनसे जो हमने सीखा है उनमें से कुछ क्वेश्चन करने का सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगले युग्म प्रोपेन एवं ब्यूटेन में क्या अंतर है? अगले युग्म प्रोपेन और ब्यूटेन में भी हमें क्या दिखाई दे रहा है भाई? एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं? अब क्योंकि इनके बीच में जो अंतर है वो एक कार्बन दो हाइड्रोजन का है, ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पर दिया भी गया है कि एक कार्बन का जो आणविक परमाणुक द्रव्यमान है वो 12 यूनिट है और एक हाइड्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान है वो 1 यूनिट होता है। तो हमारे पास में एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम 12 लिखेंगे और हाइड्रोजन 2 हैं तो प्लस करके एक हाइड्रोजन, एक यूनिट को हम 2 हाइड्रोजन से गुना कर देंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? 14। तो ये जो 14 आए हैं इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में परमाणुक द्रव्यमान का जो अंतर है वो कितने का हो जाता है? 14 का हो जाता है। वैसे भी हम इनका अलग अलग निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं C3H8 की। C3H8 में क्या है? 3 कार्बन है तो 3 गुना में 12 जमा हाइड्रोजन कितने हमारे पास में? 8। तो एक हाइड्रोजन का जो परमाणुक द्रव्यमान होता है वो एक ही होता है, तो हमारे पास में 8 हाइड्रोजन है, उनको 1 से गुना करेंगे तो कुल कितना आ जाएगा? इनकी गुना करके हमारे पास में आता है 36 जमा में 8, तो टोटल कितना हो गया? 44। अब दूसरा देखते हैं C4H10। C4 यानी कि कार्बन 4 है हमारे पास, तो 4 गुना में 12 जमा में H10 है, हाइड्रोजन 10 है हमारे पास में, तो 10 गुना में 1, तो ये हो जाता है 12 को 4 से गुना करेंगे 48
जमा में 10, टोटल हमारे पास में हो गया 54 यानी कि 54। और अब आप इन दोनों में अंतर देख लीजिए, 44 और 54 में कितने का अंतर आया, वही 14 का। क्योंकि ये जो ग्रुप दोनों के बीच में जो श्रृंखला बन रही है उनके बीच में अंतर कितने का था, एक कार्बन का, दो हाइड्रोजन का, जिसका भी परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 14 होता है। तो इस तरह से हम इनका आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, इसी प्रकार एल्कीनो की समजातीय श्रेणी को देखें। श्रेणी का पहला सदस्य एथीन है। एथीन आपको पता है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में द्विआबंध होते हैं तो उसको हम पीछे ईन लगाते हैं तो एथीन बन जाता है, दो कार्बन से, क्योंकि एथ बनता है तो साथ में हमें ईन भी जोड़ना है तो एथीन बन जाता है। ये उसका पहला सदस्य है। अब इसके बाद में दिया हुआ है हमारे पास में एथेन का सूत्र क्या है। एथेन क्योंकि एन वर्ड से बना हुआ एल्केन में आता है और दो कार्बन को दर्शाता है एथ, इसलिए हमारे पास जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, C2H6। उपरोक्त सदस्यों के सूत्र C3H6, C4H8, C5H10, क्या इनमें भी CH2 का इकाई का अंतर है? हाँ बिल्कुल, CH2 इकाई का ही अंतर है, क्योंकि हम जब C3H4 के बीच में देखते हैं तो एक कार्बन बढ़ा है वहाँ पर और हाइड्रोजन कितने बड़े हैं भाई, दो बड़े हैं, तो यहाँ पर CH2 का ही तो अंतर है। C5H10 और C4H10 में क्या अंतर है, एक कार्बन इंक्रीज होता है यहाँ से और दो हाइड्रोजन बढ़ते हैं, तो इसमें भी क्या अंतर हो गया, CH2 का ही तो अंतर हो गया, तो इनमें भी CH2 इकाई का ही अंतर है। अब आगे बात करते हैं, क्या इन यौगिकों में कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है? इन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के बीच में बिल्कुल समान अंतर प्रतीत होता है। कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या हमेशा एक कार्बन और दो हाइड्रोजन आगे बढ़ते रहते हैं इस श्रृंखला के अंदर। एल्कीनो को सामान्य सूत्र CnH2n के रूप में लिखा जा सकता है ये इस तरह से, जहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 2, 3, 4 से और आगे तक चलती रहती है। देखिए ये हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं बड़े अच्छे रूप से, जिन बच्चों को वो देखना है, समझना है तो वो वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं। क्या आप इसी प्रकार एल्केनो तथा एल्काइनो का सामान्य सूत्र बना सकते हैं? हाँ, तो इस तरह से अगर आप एक हर सभी एल्केनो में और एल्काइनो में एक CH2 बढ़ाते रहेंगे आगे तो उनका सूत्र बन सकता है। अब देखिए, समजातीय श्रेणी के कुछ गुण हैं जो आपको पढ़ने बहुत जरूरी हैं। यहाँ से भी आपको कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमानों के बढ़ने के साथ साथ गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो जितने CH2 बढ़ते रहेंगे उनके साथ साथ उनके भौतिक गुणधर्मों में भी क्रमबद्धता दिखती रहेगी, उनके गलनांक और क्वथनांक बढ़ते रहेंगे, उनमें वृद्धि होती रहेगी। किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म में भी इस प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं। तो वो किसी विलायक में घुलनशील है या नहीं है यौगिक, ये भी हमें उनकी क्रमबद्धता पर पता लगता है। किंतु पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। एक समान क्यों बने रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो प्रक्रियात्मक समूह हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि OH ग्रुप से ही सारे के सारे यौगिक अलग हुए थे। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि सारे के सारे CH2 से ही अलग हुए थे, तो उनके जो प्रक्रियात्मक समूह वो एक जैसे हैं, इसीलिए उनके रासायनिक गुणधर्म भी समान ही होते हैं, एक समान होते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति जो पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरीके से समझी थी, फिर भी एक बार हम नाम से बता देते हैं। यहाँ पर क्लोरो और ब्रोमो नहीं दिया गया है, तो क्लोरीन Cl और Br के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, क्लोरो क्लोरीन के लिए और ब्रोमो ब्रोमीन के लिए, ये दोनों हम यूज करते हैं। ब्रोमो, देखिए इन दोनों में मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे डाल के, क्योंकि हमारे पास जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि ये प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्व लगन उपसर्ग या अनुलगन प्रत्यय के द्वारा संशोधित लिया गया हो। देखिए उपसर्ग आपको पता है आगे लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो पीछे लगते हैं। तो क्लोरो और ब्रोमो ऐसे प्रक्रियात्मक समूह हैं जो हाइड्रोकार्बन की जब हम नेमिंग करते हैं, उनकी नाम पद्धति करते हैं तो उनके आगे लगते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन का नाम बाद में आएगा और इनका नाम पहले आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में CH4 में से एक हाइड्रोजन को हटा के आपने उसको CH3 किया और हाइड्रोजन जगह पर Cl लगा दिया,
तो इसका नाम क्या बोला जाएगा? इसका नाम क्लोरो का नाम पहले बोला जाएगा, क्लोरो, और एक कार्बन से मीथेन बनता है, तो हम क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन। तो ये किस तरह से लगा? यहाँ पर उपसर्ग की तरह लगा। इसके बाद जितने भी बच गए हैं वो सारे के सारे लगते हैं प्रत्यय के तरह, यानी कि पीछे लगेंगे। अगर हमारे पास में CH3OH है तो हम यहाँ पर OH को पहले नहीं बोलेंगे, पहले बोलेंगे मीथेन को, और पीछे क्या लगा देंगे? जैसे मैंने पहले बताया था, पीछे हम लगाएंगे ओल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? मिथेनॉल। इसी तरह से मेथेनॉल, फिर अगर 2 कार्बन है तो एथेनॉल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, 4 है तो ब्यूटेनॉल। एल्डिहाइड का जो अल लगता है वो भी पीछे लगता है, मेथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो ओइक अम्ल है, ओइक एसिड हम इंग्लिश में लिखते हैं, या फिर हिंदी में आप ओइक अम्ल, ये भी पीछे ही लगता है, यानी कि प्रत्यय की तरह लगता है। तो यहाँ पर मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल और ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ये जो 3 हैं हमारे पास प्रक्रियात्मक समूह, ये एक प्रत्यय के तरह संलगित होते हैं, पुरोलगन होते हैं, अनुलगन होते हैं, और जो क्लोरो और ब्रोमो हैं वो उपसर्ग की तरह पूर्वलगन होते हैं। अब देखिए हमारे पास में कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं। अभ्यास करना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि जब हम वर्कशीट को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो अभ्यास बड़े ही आसान हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो प्रश्न है वो है, समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। C4H9OH के समजात सदस्यों का नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र हम बाद में लिखेंगे, पहले हम समजातीय श्रेणी का परिभाषा और उसके जो सदस्य हैं समजात, उनकी तरफ चलते हैं। उनके आंसर आपको कहाँ से मिलेंगे? सबसे पहले यहाँ दिए हुए हैं, देखिए जो समजातीय श्रेणी है उसकी परिभाषा, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ये समजातीय श्रेणी की परिभाषा हो जाती है। अब जो इस समूह के सदस्यों की बात थी वो CH3OH, C2H5OH, C3H4H7OH, हम इस तरह से इनके सदस्यों की संख्या लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके संरचनात्मक सूत्र की। तो हमारे पास में कार्बन कितने हैं? यहाँ पर 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन आप सबसे पहले बना लीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 9 हैं, लेकिन हमारे पास में एक OH भी है, तो सबसे पहले एक OH को लगा दीजिए एक कार्बन के साथ में। अब कार्बन के जितने भी संयोजकता बच गई है उन सब में हमें हाइड्रोजन लगाना है। इनके बीच में एक कलाबंद लगाकर जितने भी संयोजकता बच जाती है उन सब के साथ में हम हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे, प्रतिस्थापित करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, चौथा यहाँ पर 5वां, 6 7 8 और 9। तो कुल मिलाकर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन हमारे पास में है। हाइड्रोजन अभी हमने काउंट किए हैं, हाइड्रोजन हमारे पास में 9 हो जाते हैं, और OH कितना है? 1 है, 1 OH है। तो ये वही सूत्र है जो हमने यहाँ पर देखा है, C4H9OH, ये इसका संरचनात्मक सूत्र बन जाता है। तो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसी। दूसरा प्रश्न है इसके अंदर, कार्बन यौगिक के एक समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n है। ये आपको किसका दिखाई दे रहा है भाई? अल्कीन का, ईन। इस श्रेणी के तीसरे एवं चौथे सदस्य का आणविक सूत्र लिखिए। तो तीसरा का लिखना, ध्यान रखना, तीसरे का और चौथे का लिखना है। आपको पता है CnH2n अल्कीन में आता है, और मैंने ये आपको बताया है कि अल्कीन में जो N की वैल्यू होती है वो 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 और 4। आज की वर्कशीट में ऊपर दिया भी गया है, आप इसको देख सकते हैं। अब हमें इसका तीसरे के बारे में बताना है। देखिए पहला क्या हो गया? जब N की वैल्यू 2 होगी। दूसरा क्या होगा? जब N की वैल्यू 3 होगी। तो हमसे पूछा गया तीसरे और चौथे के बारे में, यानी कि हमें कार्बन के सामने जो N की वैल्यू है 4 लेनी है, और उसके बाद में क्या लेनी है? 5 लेनी है। तो इनको हम बना के दिखाते हैं कैसे होता है। देखिए जब हम बात करते हैं कि कार्बन में N की वैल्यू 4 होगी, और H के पास भी जो N है वहाँ भी हमें 4 लेना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? H2 और गुणा में हम करेंगे 4, तो क्या सूत्र बनेगा? C4H8। ये इसका तीसरा सदस्य है। तो चौथा सदस्य क्या हो जाएगा? C5H
2 × 5। तो हमारे पास सूत्र क्या आएगा? हमारे पास सूत्र आएगा C5 और H10। ये तीसरा सदस्य है और ये चौथा सदस्य है। इस तरह से हमारी आज की जो वर्कशीट है वो पूरी तरह से संपन्न हो जाती है और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, मुश्किल कुछ भी नहीं है। वर्कशीट को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और बाद में अभ्यास करने में आपको मज़े आएंगे। अगर इसके अलावा जो आपकी बुक में भी कुछ अभ्यास के प्रश्न होते हैं इनके ऊपर रिलेटेड, उनको भी सोल्व करने का प्रयास करें। अगर नहीं होते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर डाउट क्लियर कीजिए, अपने डाउट्स ज़रूर डालिए यहाँ पर। धन्यवाद बच्चों आज की इस वर्कशीट के लिए।